नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कक्षा 10 इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और अब हम चर्चा करेंगे उसी के भाग 2 की। जो बिंदु उसमें बाकी रह गए थे, शेष रह गए थे, अब उनको जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही रोचक सा ये पाठ चल रहा था और आगे भी बहुत रोचक है। अब शुरुआत करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से। यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है वो होती है फ्रांस की क्रांति के साथ। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो पहल चली उसकी पहली शुरुआत कब हुई? तो 1789 फ्रांस की क्रांति के साथ ही ये शुरुआत हुई थी। इसने फ्रांस में जो राजतंत्र था, पहले राजा का जो राज था, उसे समाप्त करके प्रभुसत्ता, जो वहाँ की सत्ता थी, राजनीति थी, वो वहाँ के नागरिकों के हाथों में सौंप दी थी। यानी कि पहले जो राजा हुआ करते थे, अब राजा का राज समाप्त हो गया था। अब वहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही स्थापित हुई थी और वही शासन करती थी। इस प्रकार की वहाँ एक पहल शुरू हुई थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके पूरे के पूरे भाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। निरंकुश मतलब क्या होता है? जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जो राजा अपनी मन मर्जी की करता हो, ऐसे राजा का वहाँ पर नियंत्रण था। अब देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिससे कि फ्रांस के लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। सामूहिक पहचान मतलब कि सबकी एक जैसी भाषा हो, सबके जो प्रतीक चिन्ह है देश के वो एक जैसे हो। सामूहिक पहचान को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अपन ने पढ़ा भी आगे, समान भाषा हो, समान धर्म मत को मानने वाले लोग अगर एक जगह रहे तो वो एक राष्ट्रवाद की जो सूची है, पहल है, वो एक मजबूत हो जाती है। आगे देखिए, बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार शुरू किए थे। नेपोलियन ने क्या किया कि 1804 में आते आते एक नागरिक संहिता बनाई, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। उसने 1804 में एक नियमावली बनाई और उसमें जो जो उसको अच्छे लगे वो सारे उसने परिवर्तन उसमें किए और उसमें दर्ज कर दिए। यानी कि एक तरह की किताब बनाई जिसमें सारे अधिकार लिख दिए गए, जिसे कहते हैं नागरिक संहिता या कहें कि नेपोलियन संहिता। इसके अलावा यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रवादी एकता से संबंधित जो विचार हैं वो उदारवाद के करीब से जुड़ते गए। यानी कि उदारवादी जो विचार थे, अपन ने पहले पढ़ा, उदारवाद मतलब कि जो आज़ादी से संबंधित जो विचार थे, नर्म प्रकार के जो विचार थे, वो जुड़ने लगे। तो इन सभी घटनाओं के कारण यूरोप में धीरे धीरे राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। अगर आपको लिखना पड़े उत्तर परीक्षा में कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो ये जो 2 स्लाइड अपन ने अभी देखी, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है और 1790 में फ्रांस की क्रांति के साथ वहाँ पहली बार ये अभिव्यक्ति होती है। और ये अभी जो 2-3 बातें अपन ने पढ़ी, ये आप उसमें लिख सकते हो। अगला है प्रश्न, अपन ने देखा ना कि सामूहिक पहचान, उनके अंदर जो पहचान उपलब्ध करने के लिए, पहचान विकसित करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयत्न किए। तो अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि सामूहिक पहचान बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। यानी कि लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान बने, उनको वास्तव में लगे कि हाँ, हम सब एक ही देश के हैं और हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम में से कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब में एक जैसी भावनाएं हैं। इस प्रकार की भावनाएं भरने के लिए लोगों में कौन कौन से कदम उठाए गए, अगर ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप जो स्क्रीन पर दिया गया है इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो। जैसे वहाँ प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उस स्टेट जनरल का नाम बदलकर उन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया। मतलब कि पूरे जितने भी राज्य थे उनमें से हर एक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना उन्होंने। जैसे अभी मुख्यमंत्री चुनते हैं, ऐसे स्टेट जनरल चुना। और जो सभा थी मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री की विधानसभा है, ऐसे उस वाली सभा का नाम उन्होंने क्या कर दिया? नेशनल असेंबली। फिर उन्होंने फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया कि फ्रेंच जो है वहाँ की देश की भाषा रहेगी, मुख्य भाषा। फिर एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, यानी कि सभी लोगों के लिए कानून एक जैसे हैं। यानी कि पूरे फ्रांस में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब एक ही कानून को मानेंगे, एक देश एक विधान की बात उन्होंने रखी। और उसके बाद क्या किया उन्होंने कि देश के अंदर जो टैक्स लगते थे, देश के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो टैक्स लगा करते थे, उन सारे टैक्स को समाप्त कर दिया। यानी कि जो भी सीमा शुल्क लग रहा था वो सारे समाप्त कर दिए। और एक और जो बढ़िया चीज़ उन्होंने की, माप तोल की जो एक समान प्रणाली लागू की। माप तोल माने कि जैसे अपने यहाँ 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम, किलोग्राम, जो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, जैसे आधा किलो तो मतलब 500 ग्राम। इस प्रकार अपने यहाँ सब जगह यही है, आधा किलो मतलब 500 ग्राम, वो सभी जगह एक जैसा ही होता है। लेकिन वहाँ ऐसी बात नहीं थी। वहाँ क्या है कि
मापने की जो चीज़ें थी वो अलग अलग थी। कहीं कहीं पर जैसे यूँ उदाहरण के लिए समझिए कि आधा किलो हमारे यहाँ 500 ग्राम का आधा किलो बनता है, तो किसी जगह पर 400 ग्राम का आधा किलो बन रहा था, किसी जगह 600 ग्राम का आधा किलो बन रहा था। तो उन्होंने सब जगह एक जैसी व्यवस्था लागू की कि सब जगह एक जैसे बाट चलेंगे और एक जैसे नियम रहेंगे। फिर क्या हुआ कि स्कूल और कॉलेज की जो छात्राओं जो थे, छात्र छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया और ऐसे जो क्लब बने उन क्लबों का नाम रखा जैकोबिन क्लब। अब देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी। यानी कि प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र की विशेषताओं को बताइए, तो अपन स्क्रीन पर जो दिया है ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। पहला, संविधान आधारित शासन, यानी कि उन्होंने जो है जो क्रांति हुई या राष्ट्रवाद की जो पहल चली उसमें उन्होंने ऐसे शासन की मांग की जो संविधान पर आधारित हो, यानी कि नियम व्यवस्थाएं तय हो बिल्कुल अच्छे ढंग से, सबके लिए नियम कानून कायदे एक जैसे हो और एक नियमावली तैयार कर दी जाए, एक नियमों कानूनों की एक पुस्तक बना दी जाए और उस पुस्तक के आधार पर ही देश का शासन चले। इस प्रकार के शासन की उन्होंने मांग रखी, ये उनकी एक विशेषता थी। दूसरी विशेषता जो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार उन्होंने रखे कि सब एक जैसे हैं, सभी को आज़ादी है और सब आपस में भाई बंधुत्व की तरह रहेंगे। आगे उन्होंने फ्रांस का एक नया झंडा चुना, वहाँ का अलग जो तिरंगा झंडा था वो झंडा उन्होंने चुना। उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया, जैसा कि आपने अभी चर्चा की। सारे जितने भी आयात निर्यात के शुल्क थे आंतरिक भागों के वो सब उन्होंने समाप्त कर दिए। कोई भी किधर भी अब अपना माल ले जा सकता था, बेच सकता था, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और माप तोल की एक जैसी व्यवस्था उन्होंने लागू कर दी और फ्रेंच को उन्होंने राष्ट्रभाषा बना दिया। तो ये अति महत्वपूर्ण जो बातें हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, फ्रांसीसी क्रांति या राष्ट्रवाद की विशेषता, तो इनको आप नोट कर लीजिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अब देखते हैं नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उसने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित किया। नेपोलियन ने प्रजातंत्र हटाया और राजतंत्र स्थापित किया। और नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन और संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, यानी कि नेपोलियन के समय व्यापार खूब फला फूला और संचार की जितनी भी तकनीकें थी उनमें नए नए बदलाव आए और वो काफ़ी विकसित हुए। नेपोलियन के समय फ्रांस एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था। और राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए नेपोलियन ने उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया। नेपोलियन ने क्या है कि जैसे फ्रांस के लोग जो सोचते हैं, फ्रांस की जो भाषा है और फ्रांस के लोगों के जो विचार है उनको सभी जगह फैलाने के लिए उसने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। अब सोच लीजिए, अगर वो आसपास के देशों पर जबरन कब्जा कर रहा है और सेना में लोगों को जबरन भर्ती कर रहा है, क्योंकि कब्जा करेगा तो सेना भी चाहिएगी और इतनी सेना कहाँ से लाए, तो उसने जबरन लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू किया। तो इससे क्या है कि फ्रांस के लोग उससे नाराज़ होने लगे। यानी कि जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति सेना में जाना चाहता है, कुछ लोग नहीं भी जाना चाहते हैं। तो नेपोलियन ने ऐसी स्थिति में क्या किया कि लोगों को जबरन सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो वहाँ के लोग इससे नाराज़ हुए। आगे देखिए, उसने 1804 में आते आते अपनी एक नागरिक संहिता बनाई, अपने अलग से नियम बनाए और उस नियमों में उसने कुछ जो ऐसी बातें रखी जो पहले कभी नहीं हुई थी। यानी कि अगर यूँ प्रश्न आता है परीक्षा में कि 1804 की नागरिक संहिता की विशेषता बताइए, तो उसकी विशेषता क्या क्या रहेगी। तो पहला है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को उसने समाप्त कर दिया। ऐसे सारे अधिकारों को उसने समाप्त कर दिया जो जन्म पर आधारित थे। दूसरी बात, कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को उसने सुरक्षित रखा। और तीसरा, प्रशासनिक विभाजन को सरल कर दिया, यानी कि जो राजा रहेगा वहाँ से जो सीधी जो प्रजा है उनके तक जो कोई कार्य पहुँचाना हो, कोई बात पहुँचानी हो, तो उसके लिए जो पहले कठिन व्यवस्था थी अब उसको उसने बिल्कुल सरल कर दिया। तीसरी और चौथी जो अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है वो है, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो जागीरदार सामंत रहते हैं उनकी जो व्यवस्था फ्रांस में उस समय चल रही थी, और नेपोलियन ने उस सारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आगे देखिए, किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से शहरों में जो कारीगर की श्रेणियां थी उन श्रेणियों को, श्रेणी संघों के नियंत्रण को उसने हटा दिया। अब दो शब्दों को अपन देखेंगे, जागीरदारी क्या है और रूढ़िवाद क्या है। तो जागीरदारी यानी कि इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। यानी कि किसान जो है वो जमींदार और उद्योगपतियों द्वारा जो तैयार माल था उसका कुछ हिस्सा किसको दे रहे थे, वो सरकार को। और नीचे एक शब्द दिया है रूढ़िवादी, यानी कि परंपरागत जो विचार रहते हैं स्थापित, जैसे परिभाषा देखिए आप, ऐसा राजनीति दर्शन जो परंपरा
स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेजी से बदलाव की बजाय वो धीरे धीरे बदलाव को प्राथमिकता देता है। तो रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता एक ऐसा दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, यानी कि जो पुरानी मान्यता चली आ रही है उस पर जोर देता है। कौन? रूढ़िवाद। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखिए। और आगे और देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं इसमें। एक है 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी। 1815 के बाद जो यूरोप की जो दशा थी वो कैसी थी? तो 1815 में एक युद्ध हुआ था, आपकी जानकारी में अगर हो तो वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू का युद्ध जो है वो नेपोलियन हार गया था। तो जब वो युद्ध हार गया तो उसके बाद उसका शासन वहाँ से हट गया, यानी कि उसको तो मार दिया गया था, सेंट हेलेना द्वीप पे ले जाया गया था और वहाँ से मार दिया गया था। तो उसके बाद क्या क्या हुआ? तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवादी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि नेपोलियन तो बनते ही जो पुराने विचार थे उनको हटा दिया था। उसने तो नई नई व्यवस्था ला दी थी, जैसे उसने जन्म पर आधारित सारे जितने विशेषाधिकार थे सबको समाप्त कर दिया था। उसने सबके लिए एक जैसा कानून ला दिया था। सामंतों की व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया था। नापतोल की एक जैसी प्रणाली वो लेकर आया था। आंतरिक शुल्क जो थे वो सारे उसने समाप्त कर दिए थे। फ्रांस के लिए नया झंडा लाया था। कई सारी बातें लेकर आया था वो अच्छी अच्छी। लेकिन जब नेपोलियन हार गया और वापस वो जो पुरानी सरकारें बनी तो उन्होंने वापस अपने नियम शुरू कर लिए। इसके बाद क्या होता है कि यूरोपीय सरकार जो है वो पारंपरिक संस्थाओं और परिवार को बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको समाप्त कर दिया। यानी कि नेपोलियन ने जितने अच्छे काम किए थे रूढ़िवादी सरकारों ने उन सारे अच्छे कामों को बंद कर दिया, हटा दिया। इसके लिए एक समझौता हुआ और उस समझौते का नाम था वियना संधि। यानी कि वियना संधि जो हुई थी उसके बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। तो ये वियना संधि, वियना कांग्रेस जिसे कहते हैं, वो क्या थी उसके बारे में जानते हैं। तो ये कब हुई थी? तो 1815 में ये संधि होती है। इसमें ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हराने वाले कौन कौन थे? रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन तीनों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो ये जो हैं यूरोपीय शक्तियों, मतलब ये तीनों चारों जो हैं तीनों, ये प्रतिनिधि के रूप में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया इन्होंने। और उस समझौते का जो नाम है वो वियना संधि है, क्योंकि ये वियना में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष था वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने उसकी अध्यक्षता की थी। अभी इसके बारे में और बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या था इस वियना संधि का। अगर मुख्य उद्देश्य पूछे तो आपको लिखना है कि नेपोलियन के काल में यूरोप में जितने भी बदलाव हुए थे उन बदलावों को समाप्त करना इस वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। अब देखते हैं अगला कि संधि के तहत मुख्य रूप से जो 3 निर्णय लिए गए थे वो कौन कौन से थे। तो पहला था फ्रांस की सीमाओं पर कई सारे राज्य बना दिए गए थे। अभी अपन आगे की स्लाइड में देखेंगे भी कि फ्रांस की सीमा पर कौन कौन से राज्य बनाए थे। और ऐसा इसलिए किया था कि फ्रांस की सीमा पर छोटे छोटे राज्य जो बन जाएंगे तो फ्रांस कमज़ोर हो जाएगा। फ्रांस फिर अगर अपने ऊपर आक्रमण करेगा तो हम उन राज्यों से फ्रांस के ऊपर आक्रमण करवा देंगे, यानी कि हम फ्रांस को कमज़ोर कर देंगे भविष्य के लिए भी। और दूसरा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब बुर्बो वंश के राजा को हटा दिया गया था, मार दिया गया था, तो इन्होंने वापस बुर्बो राजवंश के ही किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बना दिया। यानी कि बुर्बो वंश जो फ्रांस की क्रांति के समय हटा दिया गया था उसे वापस ये लाए कौन? रूढ़िवादी। और कब लाए? 1815 के बाद, यानी कि वियना संधि के बाद उनको लाए। इस संधि में ये 3 तो निर्णय लिए गए थे, जो कई सारे निर्णय थे उसमें से 3 प्रमुख थे। पहला तो था कि फ्रांस की सीमा पर कई सारे राज्य बना देंगे ताकि फ्रांस कमज़ोर हो जाए। दूसरा, बुर्बो राजवंश को वापस ले आएंगे जिसे पहले हटा दिया गया था। और तीसरा, राजतंत्र को जारी करेंगे, क्योंकि जो नेपोलियन था उसके समय कई सारे बदलाव हुए थे। तो उसने क्योंकि वो स्वयं भी तो राजतंत्र का ही समर्थक था, तो इन्होंने क्या किया कि वापस वो जो राजतंत्र है उसको जारी कर दिया। तो ये 3 बदलाव आप यहाँ से ध्यान रखिए। आगे है प्रश्न देखना, वियना संधि द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम बताइए। वियना संधि द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम बताइए। तो कुछ कदम इस प्रकार है, अगर आप उत्तर लिखो तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आप इस प्रकार लिख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ किए गए बुर्बो राजवंश को पुनः सत्ता में लाया गया। ये अपन ने पढ़ा, जो 3 निर्णय लिए हैं उसमें से दूसरा निर्णय यही था कि बुर्बो राजवंश को सत्ता में वापस लाना है, जिसे हटा दिया है। और पहला जो था कि फ्रांस की सीमा पर कई सारे राज्य बनाए ताकि भविष्य में फ्रांस का जो विस्तार है वो ना हो सके। तो कौन कौन से राज्य बनाए? फ्रांस के बिल्कुल ऊपर उत्तर में नीदरलैंड बनाया,
फ्रांस के दक्षिण में जो पीडमांट था उसको जेनोवा से जोड़ दिया, ये कोई जगह का नाम है, उससे इसको जोड़ दिया। अब प्रशा को पश्चिम का कुछ क्षेत्र दे दिया, यानी कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तो हो गया। अब पूर्व बचा था, तो वो पूर्व में रूस को पोलैंड का कुछ भाग दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का जो नियंत्रण है वो दे दिया गया। यानी कि फ्रांस को चारों ओर से पैक कर दिया गया। उत्तर में नीदरलैंड, दक्षिण में पीडमांट को जेनोवा से जोड़ दिया, पश्चिम में कुछ भाग प्रशा ने ले लिया, पूर्व का कुछ भाग रूस ने ले लिया, बचा कुचा उत्तरी इटली का जो नियंत्रण है वो ऑस्ट्रिया ने ले लिया। यानी कि फ्रांस को तो बिल्कुल पैक करके रख दिया इन्होंने वियना संधि के बाद कि फ्रांस भविष्य में भी उन देशों के ऊपर आक्रमण ना कर सके। किसके ऊपर? रूस के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर और ऑस्ट्रिया के ऊपर। अब अगला देखते हैं, अगला है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बन जाता है कि नेपोलियन के बाद रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह और प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि नेपोलियन के बाद, यानी कि 1815 के बाद जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं फिर से लागू की गई थी वियना संधि के तहत। वियना संधि में क्या होता, पुरानी व्यवस्थाएं वापस लागू कर दी थी, तो उनके प्रति लोगों ने किस प्रकार से विद्रोह किया। तो इसका जो पहला विद्रोह होता है वो होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रथम विद्रोह हुआ था फ्रांस में जुलाई 1830 में। इसमें उस वाले बुर्बो राजवंश को फिर से हटा दिया, उखाड़ कर फेंक दिया, जिसे इन्होंने वियना संधि में वापस लेकर आए थे। संवैधानिक राजतंत्र की इसमें स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष जो है लुई फिलिप को बनाया गया था। तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की जब स्थापना हुई तो उसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। जैसे कि पूछे कि वियना संधि में अध्यक्ष कौन था, तो ड्यूक मेटरनिक था। अपन ने ऊपर पढ़ा वियना संधि का अध्यक्ष कौन था? ड्यूक मेटरनिक। उसी प्रकार फ्रांस में जब 1830 में, जुलाई 1830 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई तो उस समय वहाँ का अध्यक्ष कौन बना? तो वो बना लुई फिलिप। आगे देखिए, मेटरनिक ने एक बात कही थी जो बहुत फेमस है, बहुत चर्चित है, कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? तो ये मेटरनिक का कथन है, आप लिख कर रखिए इसे। आगे है, जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में विद्रोह हुआ और वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड से अलग हो गया। तो ब्रसेल्स कब अलग हुआ? जुलाई 1830 में ये भी अलग हो गया था। तो आपको जब ये प्रश्न लिखना पड़े कि नेपोलियन के बाद रूढ़िवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह और प्रक्रिया को समझाइए, तो आप ये 2-4 बातें लिखोगे उसमें कि प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ जुलाई 1830 में, उसने बुर्बो राजवंश को हटाया, फिर संवैधानिक राजतंत्र की उन्होंने स्थापना की जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया। और मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, और जुलाई की क्रांति से ब्रुसेल्स में विद्रोह शुरू हो गया और वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड से अलग हो गया। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब चलते हैं अगले पर। अगला अपना टॉपिक था, अपन ने उससे प्रश्न बना लिया है। जैसे टॉपिक था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को समझाइए, ये प्रश्न है, और टॉपिक ये था कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो अपन इसको प्रश्न बनाकर देख रहे हैं ताकि परीक्षा में आए तो अपन इसको ऐसा का ऐसे ही छाप के पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। जैसे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को समझाइए, तो पहली बात ध्यान रखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना इसी यूनान को कहते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यूरोप के जो शिक्षित अभिजात वर्ग थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं की संचार करने वाली जो घटना जन्मी थी वो कहाँ से आई थी? वो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से ही आई थी। क्या था ये संग्राम? तो यह एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी लोगों का संघर्ष था। कोई मुस्लिम राज्य था, उसके खिलाफ लड़ रहे थे कौन? यूनानी लोग। यूनान में आज़ादी का जो संघर्ष है वो कब शुरू होता है? तो वो 1821 में शुरू हुआ। यानी कि यहाँ से एक 3-4 नंबर का प्रश्न भी बन रहा है और इनमें से जो हर लाइन है उससे एक एक ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। उस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है। जैसे यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहेंगे? यूनान को। यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना कौन सी थी? तो वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था? तो यह एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी संघर्ष था। आगे यूनान में आज़ादी का संघर्ष कब शुरू हुआ? 1821 में। एक और बात यहाँ से महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज कवि जो था लॉर्ड बायरन ने यूनान स्वतंत्रता संघर्ष के लिए धन इकट्ठा किया था और वो कवि होते हुए भी लड़ने गया था। बाद में 1824 में बुखार में उनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बनती है वो है कि कुस्तुनतुनिया की संधि जो 1832 में हुई ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यानी कि किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। कब? 1832 में। अब कुछ और बातों को देखते हैं, जैसे कि यूरोप में क्रांतिकारी यूरोपियन सरकार ने
के इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया, जिनका मकसद, जिनका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और वियना की संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, अपने देश के लिए लड़ना। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जो पहली बात आपको दिखाई दे रही होगी वो है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। इसको इसीलिए यहाँ अंडरलाइन किया गया है, 1830 को कठिनाइयों का महान साल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कारण क्या थे, कठिनाइयों का साल क्यों था, तो ये कारण है। अगर प्रश्न आए कि 1830 के साल को कठिनाइयों का साल क्यों कहते हैं, कारण बताइए, तो कारण है ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी तो लोग फिर गांव से शहर की ओर आने लगे, शहर में आएंगे तो फिर बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, जैसे एक जगह पर रह रहे हैं तो फिर वहाँ प्रदूषण, गंदगी भी बढ़ी। तो ये कारण थे। क्या क्या कारण लिखोगे, ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि, लोगों का गांव से शहर की ओर आना, बेरोजगारी और चौथा कारण गरीबी में वृद्धि। इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमतें बढ़ने लगी और छोटी जो फैक्ट्रियां थी वो फैक्ट्रियां भी अब बंद हो गई, क्योंकि इतनी कमी थी कि फैक्ट्रियां उनकी पूर्ति नहीं कर सकती थी। और फैक्ट्रियों में भी वो चीज़ें कहाँ से आए, खाने की जो चीज़ें थी वो फैक्ट्रियों में भी नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए छोटी छोटी जितनी फैक्ट्रियां थी वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। खाने पीने में की जो कमी थी और व्यापक बेरोजगारी फैल चुकी थी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह वो विरोध करने लगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया। अब ये कौन सा कृषक विद्रोह था, पेरिस कृषक विद्रोह था 1848 का। आगे इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। यानी कि ये जो प्रश्न पढ़ा अपन ने, 1830 के साल को कठिनाई का साल क्यों कहते हैं, तो इसमें जनसंख्या बढ़ी, लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, खाने पीने की चीज़ों में कमी आई और व्यापक बेरोजगारी फैली, फसलें बर्बाद हो गई, तो कीमतें बढ़ गई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई सारे कारण थे। तो लोग बिल्कुल परेशान हो गए और इस सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और आंदोलन करना शुरू कर दिया। ऐसा ही आंदोलन जो अपन बात कर रहे हैं, इसको अगर व्यवस्थित रूप से लिखें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पेरिस का कृषक विद्रोह 1848। कब हुआ, 1848 में। प्रश्न पूछे, पेरिस का कृषक विद्रोह 1848 का मुख्य कारण क्या था, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी। और अगर यही प्रश्न बड़े रूप में आता है तो आप ऊपर जो अपने चर्चा की वैसे लिख सकते हैं, जैसे ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि, गांव के लोग शहर में गए, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, फसलें बर्बाद हो गई, वो सारी बातें लिख सकते हैं। और अगर शॉर्ट में एक आध नंबर में पूछे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, चाहिए ये सारे आंदोलन तो हुआ, ये पेरिस का पूरा कृषक विद्रोह हुआ, इतनी सारी बातें हुई, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ फाइनली, तो परिणाम हुआ कि यहाँ का जो राजा था लुई फिलिप, उस लुई फिलिप को यहाँ से भागना पड़ा। ये लुई फिलिप कौन था, तो हमने अभी जब चर्चा कर रहे थे तो संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष था, तो उसको यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि 30 में बना, 48 में यानी कि 18 साल तक वो यहाँ रहा। लुई फिलिप को यहाँ से भागना पड़ा। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। 21 साल से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को, अंडरलाइन करना है, पुरुषों को मताधिकार और काम के अधिकार की गारंटी दी गई और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कारखाने स्थापित किए, क्योंकि कारखाने बंद हो गए थे छोटे छोटे, तो वापस से कारखाने लगाए, लोग वहाँ काम करने जाने लगे। अब इसके अलावा और एक और बात पर चर्चा करते हैं, सिलेसिया में बुनकर विद्रोह, ये 1845 में हुआ था। इसका कारण ये था कि लोग जो कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा बनवाते थे, लेकिन उसकी कीमत उन बुनकरों को बहुत कम देते थे, तो बुनकर नाराज हुए और उन्होंने यहाँ विद्रोह कर दिया। इसमें जो एक पत्रकार का नाम आता है विलियम वोल्फ, उनका संबंध बुनकर विद्रोह से कभी पूछ ले, मान लो कि किस पत्रकार का संबंध सिलेसिया के बुनकर विद्रोह से है, तो विलियम वोल्फ आप यहाँ से ध्यान रखिए। गणतंत्र के अगला जो आप देख पा रहे होंगे वो है गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। क्या बदलाव आए, अपन ने अभी चर्चा करी। परिणाम में 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार, नागरिकों को काम की गारंटी, कारखाने स्थापित किए और गरीबी और बेरोजगारी धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया गया, तो वो धीरे धीरे कम होती गई। आगे जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वो है नारीवाद। नारीवाद की एक साधारण सी एक पंक्ति की परिभाषा ध्यान रखिए, पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध कराना नारीवाद है।
सीधी सीधी बात ध्यान रखिए, स्त्रियों के नारियों के पक्ष में उनके अधिकारों के लिए लड़ना नारीवाद है। एक और परिभाषा है विचारधारा क्या है। विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारधारा है। एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का यह समूह है जिसे विचारधारा कहते हैं। आगे जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने है वो है रूमानीवाद। मज़ेदार सा टॉपिक है रूमानीवाद, देखने में अलग सा लग रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। जो रूमानीवाद है ये किस प्रकार का आंदोलन था? राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, तो इसमें आपको सांस्कृतिक आंदोलन लगाना है। और ये जो आंदोलन है ये चाहता था कि लोगों के अंदर जो राष्ट्र की भावना भरेंगे अपन, वो संस्कृति के माध्यम से भरी जाए। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान जैसे शब्दों की इनकी विचारधारा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विज्ञान, तर्क वितर्क, इन सारी चीज़ों को साइड में रखो और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी जो है उन भावनाओं पर उन्होंने जोर दिया। तो रोमानीवाद किस पर जोर देता था? रोमानीवाद सांस्कृतिक आंदोलन पर जोर देता था। इसके साथ ही वह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर वो जोर देता था। रोमानीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रीय भावनाओं का विकास संस्कृति के द्वारा करना चाहती थी। आप यहाँ जो अंडरलाइन की गई चीज़ें हैं इनको ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। रोमानीवाद क्या है? तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो राष्ट्रीय भावनाओं का विकास संस्कृति के माध्यम से करना चाहता था। तो आप इसको ध्यान रखिए। आगे है योहान गॉटफ्रीड, जर्मन रोमानी चिंतक, ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि किसने कहा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। तो ये कहा था योहान गॉटफ्रीड ने कहा था। ये अति महत्वपूर्ण बात यहाँ से हो जाती है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी जो बातें हैं कि राष्ट्र की भावना किसके माध्यम से जगाई जाए? संस्कृति के माध्यम से। इस बात के समर्थक कौन थे? तो इस बात के समर्थक थे रूमानीवादी। आगे देखिए, मसलन केरोल और कुर्पिस्की जो व्यक्ति हैं इन्होंने पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा और संगीत से गुणगान किया उस चीज़ों का। पर एक और बात जो है नीचे ऐड की गई है वो अति महत्वपूर्ण बात है कि पोलेनस और माजूरका क्या थे। तो पोलेनस और माजूरका लोक नृत्य हैं और को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया था। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि ये है क्या। तो पोलेनस और माजूरका जो है वो लोक नृत्य है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एक और बात सामने है, ग्रिम्स फेयरी टेल्स क्या है? तो जेकब ग्रीन और विलियम ग्रिम बंधुओं द्वारा तैयार किया गया जर्मन लोक कथाओं का एक संग्रह है। दोनों भाई ग्रीम थे इसलिए इनको ग्रिम्स फेयरी टेल्स कहा जाता है। जेकब ग्रीम और विलियम ग्रीम इन भाइयों के नाम थे। दोनों बंधु जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने जर्मनी की भाषा में, जर्मन भाषा में शब्दकोश, डिक्शनरी भी तैयार की थी। ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे, यानी कि जर्मनी के थे। तो जब फ्रांस का वर्चस्व बढ़ रहा था तो इनको लगता था कि ये जर्मनी के लिए खतरा है, जर्मनी की संस्कृति के लिए खतरा है। अब आगे के वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण और गैरिबाल्डी, कावूर और जूसेपे मैस्सिनी के बारे में। साथ ही ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, बाल्कन क्षेत्र की समस्याएं क्या थी और साम्राज्यवाद क्या था। इन चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।